गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। पिछले शो से कविता जैन और सचिन उत्तेकर हमारे साथ बने हुए हैं और फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे अमित सेठ और स्वाति होतकर। वहीं बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता शो में जुड़ेंगे। ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में शो में, लेकिन एक बार ज़रा मार्केट का रुख करते हैं और एक बार ज़रा देखते हैं किन सेक्टर्स और स्टॉक्स में इस समय मोमेंटम। निफ्टी एट लाइफ टाइम हाई वंस अगेन और 19,606 पर। एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं आज कहाँ से इस समय सबसे ज़्यादा मोमेंटम मार्केट को मिल रहा है। एक बार वो देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद बाकी स्टॉक्स की बात करेंगे। आज सबसे ज़्यादा मोमेंटम जो है फिर से इन्फोसिस में 13 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन निफ्टी में इन्फोसिस की वजह से। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अदानी एंटरप्राइजेस, एशियन पेंट्स, यहाँ पर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन। और लोअर लेवल पर आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इस समय विजिबल है। उसके अलावा आज अदानी ग्रुप में अच्छी बाइंग है। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स देख लीजिए आप, या फिर इनके सीमेंट स्टॉक्स देख लीजिए, दोनों में अच्छी बाइंग। लेकिन फ्रेश 52 वीक हाई लगाया है टेक महिंद्रा ने। और उसके अलावा अब इन्फोसिस एग्जैक्टली अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। अब जाकर इसने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया इन्फोसिस ने। अच्छे मूव यहाँ पर। फ्यूचर्स मार्केट में सबसे टॉप गेनर आज का है जी एंटरटेनमेंट, करीब 5.5% ऊपर। उसके अलावा मिड कैप आईटी में एम्फेसिस 4% ऊपर। फेडरल बैंक सुबह सुबह एक स्पॉट किया गया था आपके लिए, 3% की तेज़ी वहाँ पर। बिरला सॉफ्ट में तेज़ी। और उसके अलावा विप्रो, इंडस टावर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको मोमेंटम दिखाई देगा। नीचे कुछ ज़्यादा स्टॉक्स हैं नहीं, एक्सेप्ट सिर्फ एक बंधन बैंक, हालांकि वो भी लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आपको दिखा रहा है। वीरो जय अनुज, और दो तीन महत्वपूर्ण चीजें। इन्फोसिस सेकंड कंसेक्यूटिव डे अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर। और एक स्टॉक और लगाऊंगा आपकी स्क्रीन पे मैं, दैट्स इंडसइंड बैंक। ये भी अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेवल कर रहा है। अनुज, एक चीज और इनफैक्ट ये प्रश्न उभरता है कि लास्ट 6 महीने में जो पहला पुल बैक था आईटी में, वो निफ्टी आईटी में था और आईटी में मिड कैप आईटी में था। लेकिन अब इन नंबर्स के बाद जो कुछ टीसीएस और एचएल टेक्नोलॉजीज के नंबर आए, लार्ज कैप आईटी का स्विंग ज्यादा शार्प है। बेटर रिस्क आईटी पूरा चल रहा है। आई मीन 6 महीने के आप 7 महीने की और साल भर की रेंज को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बेटर रिवॉर्ड क्या होल्ड करता है, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी? नहीं, लार्ज कैप आईटी ऑब्वियसली वीरू। और ये एक्चुअली हम लगातार एक चीज़ ये भी कह रहे थे कि आप एग्जैक्ट बॉटम तो कभी नहीं पकड़ पाएंगे। इसके लिए ईटीएफ यहाँ पर लीजिए या एक डिलीवरी में लीजिए इन स्टॉक्स को। लेकिन मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ देता हूँ वीरू, नंबर्स खराब थे आईटी के, ऐसा नहीं है कि नंबर्स खराब नहीं थे। ये सारा का सारा जो आप मूव देख रहे हैं, ये पोजीशनिंग और वैल्यूएशन का गेम है यहाँ पर। बड़ी रैली के लिए मैं अभी भी कहूँगा कि एक बार नंबर्स अच्छे आने ज़रूरी हैं। भले ही वो Q2 में आए या Q3 में आए, या कंपनियों को ये कहना एक बार ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस इस बार आकर अगर कह दे कि नहीं, हमने जो पिछले क्वार्टर में गाइडेंस दे दी थी वो बहुत ज़्यादा ही कम की दे दी थी क्योंकि उसमें विजिबिलिटी नहीं थी, अब हमको विजिबिलिटी नज़र आ रही है, हालांकि ये क्वार्टर खराब था इसके लिए हम शायद गाइडेंस बढ़ा रहे हैं। अनलेस कंपनी आके इस तरीके से बोल दें, तो अगली रैली के लिए एक जो ट्रिगर है वो मुझे लग रहा है कि अगर ये थोड़ी सी स्टेटमेंट इस तरीके से आए। और एक और चीज़, अगर यूएस फेड ने एक हल्का सा भी इंडिकेशन दे दिया कि हम रेट कट करने वाले हैं, मान के चलिए आप नैस्डैक में बहुत बड़ी रैली आएगी और उसके बाद इंडियन आईटी में भी वो फॉलो होगा। मिड कैप आईटी काफ़ी महंगा है एक्चुअली। अगर आप स्टॉक्स देखें तो ऑलरेडी मिड कैप आईटी काफ़ी चल चुका है, तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप में ज़्यादा स्पेस है अभी मिड कैप के बजाय। जी हाँ, लार्ज कैप में वही मेरा प्रश्न जो था वो केंद्रित था इसीलिए। और इन्फोसिस 1440 इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी और ये हाईएस्ट लेवल है सिंस मार्च 2023। आपके स्क्रीन पे पैनल है और सचिन मौजूद हैं। पूरे पैनल को स्क्रीन पे लिखाइएगा। सचिन से भी इंडस्ट्रीज पे व्यू लेंगे और स्टॉक्स पे व्यू लेंगे। कविता और अमित जुड़ चुके हैं। अमित जी, फ्रेश पर्सपेक्टिव आपका है इंडस्ट्रीज पे, कैसे अप्रोच कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को आप? और बैंक निफ्टी हल्का सा बैकफुट पे अभी भी अपनी ऑप्शन ट्रैजेक्टरी में, और आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस ज्यादा निफ्टी में आता है जिस हिसाब से निफ्टी का स्ट्रक्चर है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से किसी को करना है तो निफ्टी में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। पोजिशनली भी जब तक 19,400 इंटैक्ट है, मुझे लगता है निफ्टी में हायर लेवल्स 19,400 450 इंटैक्ट है। 19,800 से 20,000 के लेवल्स पॉसिबल हैं। स्ट्रिक्टली इंट्राडे बेसिस के ट्रेडिंग के बेसिस के लिहाज से हम देखें तो एक अर्ली मॉर्निंग हमें डिप मिला था, दैट वाज द बाइंग अपॉर्चुनिटी। किसी ने अगर वहां पे कोई पोजीशन बनाई है तो डेफिनेटली 40-50 पॉइंट्स के लिए राइड करना चाहिए उसे।
इंट्राडे पर्पसेस के लिए। बैंक निफ्टी एक बार अवॉइड करूंगा क्योंकि थोड़ा सा साइडवेज और नेगेटिव है, इट्स नॉट शोइंग एनी मोमेंटम। शॉर्ट डेफिनेटली नहीं करूंगा क्योंकि क्रूशियल लेवल्स आर स्टिल नॉट ब्रोकन। ओवरऑल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है बट मोमेंटम इज मिसिंग, तो निफ्टी बैंक फॉर द टाइमिंग अवॉइड करूंगा। एज फार एज स्टॉक्स आर कंसर्न्ड, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट थोड़ी ज्यादा बेटर है। जो दो स्टॉक्स मुझे पसंद आ रहे हैं, फर्स्ट इज अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। फ्राइडे के सत्र में हमने एक पिन बार प्राइस एक्शन इसमें देखा था विच इज क्वाइट पॉजिटिव, जिसने 10 और 20 डेमा में सपोर्ट लिया था। उसके फॉलोअप में आज हमने एक बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हम अपोलो हॉस्पिटल में देख रहे हैं। तो यहाँ पे बाय की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 5180 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 5375 के। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज एचसीएल टेक। यहाँ पे कंटिन्यूड मोमेंटम है। मुझे एंड द रिजल्ट्स आर आल्सो आउट, तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। आज का जो स्टॉप लॉस है लगभग 1145 के आसपास, उसके स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स लगभग रहेंगे 1190 रुपीज के। अच्छा, एक बार जरा केमिकल स्टॉक्स देख लेते हैं। लगातार कई दिनों की गिरावट के बाद आज केमिकल स्टॉक्स में थोड़ी सी बाइंग विजिबल है आपको। एसआरएफ उसको लीड कर रहा है। ध्यान रखिए ये स्टॉक्स काफ़ी वीक रहे हैं, लेकिन आज थोड़ी सी बाइंग। एसआरएफ, अतुल, आरती इंडस्ट्रीज, सबके सब स्टॉक इस समय डे हाई पर। स्वाति भी जुड़ गई है हमारे साथ। स्वाति, गुड मॉर्निंग। स्वाति, आपकी ट्रेड इस समय की? यस, गुड मॉर्निंग। अभी के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। पहले एक है सिप्ला पर। सिप्ला हम लोग काफी देख रहे हैं कि 200 डीएमए के ऊपर अच्छा वेल सस्टेन्ड है। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद उसने 200 डीएमए को गेन किया है ऑन द क्लोजिंग बेसिस एंड अपसाइड मोमेंटम हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। स्लोली एंड स्टडीली आई बिलीव इसमें पोटेंशियल है 1080 1100 के रेंज टेस्ट करने की, तो सिप्ला करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 1010 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1080। सेकेंड बाय कॉल मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, एचयूएल पे। ये पर्टिकुलर स्टॉक हम लोग काफी दिनों से देख रहे हैं कि 50 डीएमए का सपोर्ट लेके टेस्ट कर रहे हैं, वापस हायर टॉप्स हायर बॉटम्स फॉर्मेशंस में चल रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। 2600 के लेवल्स तक काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल सपोर्ट है एंड मुझे लगता है वो एक सपोर्ट रीटेस्ट करके वापस हमें एक अपसाइड न्यू रैली देखने मिल रही है। अभी 26 97 98 के रेंज में चल रहा है, तो करंट लेवल पे एचयूएल बाय कीजिएगा। 2670 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2760। ओके, 2698 पर ट्रेड करता हुआ आपकी स्क्रीन पे 1% ऊपर। और मैं बार बार इन्फोसिस को देख रहा हूँ, तो इस पर काम करता हूँ, एक ट्रेड ऐड कर लेता हूँ। सचिन, इन्फोसिस अब मेरे लिए क्या ज़रूरी है? एग्जैक्टली 1444, ये क्या प्राइस है? ये वो है 5 जनवरी का स्विंग लो, और जब टूटा था तो यही स्विंग लो 10 मार्च को कोलैप्स पॉइंट बन गया था, और इसी को एग्जैक्टली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में रीगेन नहीं कर पाया था। 1444 पे कोई स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल पकड़ ले क्या सचिन इसके? जी, कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज आई थिंक जो क्लस्टर रेजिस्टेंस निकल रहा है यहाँ पर, तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है 1470 1485 तक तो यहाँ पर ट्रेजेक्टरी काफी क्लियर है। सो जरूर यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। मैं जस्ट लेवल्स आपको फ्यूचर्स के बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है 1420 जब तक यहाँ से ब्रेक नहीं होता, आई थिंक तब तक ये मोमेंटम डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है पोजिशनली ये 1500 का भी लेवल इसी पर्टिकुलर हफ्ते में शायद रीटेस्ट कर लेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है थोड़े से आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन द्वारा। जी हाँ, थोड़ा सा नजर रखिएगा आउट ऑफ मनी ऑप्शंस के जरिए इस मोमेंटम को चेस करने के लिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण और एक ये काफी वेटेज रखने वाला टेक्निकल डेवलपमेंट है। सचिन, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इन्फोसिस? वीरेंद्र जी, यहाँ पर क्लियरली फोकस बिटकैप आईटीज पे देना है। वहां पर एलटीएमआईटी का हमने ट्रेड ऑलरेडी इनिशिएट किया हुआ है। मुझे लग रहा है परसिस्टेंस में भी जिस तरीके से वीकली स्ट्रक्चर है, वहां पर एक काफी बड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। वीकली चार्ट्स पे एक काइंड ऑफ फ्लैग फॉर्मेशन है। पिछले हफ्ते में हमने एक डिक्लाइन देखा था, एक अच्छी रिकवरी देखी थी, एंड वो क्लस्टर को अभी यहाँ पर 5000 के ऊपर ये सस्टेनेबली ब्रेक कर रहा है। तो मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 5300 एंड 5460 ये 2 टारगेट्स के लिए यहाँ पर फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। एंड स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 4960 पे अभी आपको डिप्लॉय करना है। मोमेंटम मुझे लग रहा है यहाँ से बरकरार ही रहना चाहिए। एंड जिस तरीके से ये वी फॉर्मेशन रिकवरी है, तो टारगेट्स भी मुझे लग रहा है 3 से 5 दिनों में हासिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है परसिस्टेंस के फ्यूचर्स में। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है, काफी समय के बाद आया है, वो है जीएनएफसी का।
वहां पर अगर हम देखें तो पिछले कई अटेम्प्ट्स किए थे इसने 600 के लेवल के कॉल राइटर्स को पार करने के लिए, बट जिस तरीके से आज का प्राइस एक्शन है एंड जिस तरीके से एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है, फॉलो थ्रू एक्शन काफी शानदार है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 645 एंड 690 ऐसे दो पोजिशनल टारगेट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एंड यहाँ पर भी मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस किया जा सकता है 598 स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए ये इस समय सचिन की कॉल्स कविता जी के पास चलते हैं, उनकी फ्रेश कॉल्स ले लेते हैं। कविता जी क्या पिक किया इस समय? या अनुज जी, सो जो मेरे दोनों कॉल है वो लिटिल डिक्लाइन और थोड़ा पर्सपेक्टिव 1 या 2 दिन का रखेंगे। LTTS फ्रॉम द मिड कैप IT इज लुकिंग गुड। पिछले 3 महीने के एक अच्छे कंसोलिडेशन से काउंटर बाहर आया है, 4143 के लेवल्स पर है। अंटिल इट इज होल्डिंग 4035 का लेवल, यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अपसाइड मुझे लगता है फॉर द डे पर्सपेक्टिव 4200 तक के लेवल्स की तरफ ये बढ़ सकता है। LCA अपने प्रीवियस हाई 4300 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। सो अंटिल 4035 के लेवल्स को होल्ड किए हैं, आप LTTS पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अनदर जो अच्छा लग रहा है फ्रॉम मेटल्स, जिंदल स्टील एंड पावर, दैट्स लुकिंग गुड। यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देख रहे हैं हम ऑन वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम पर। मुझे लगता है डिक्लाइन अप टू 645 तक आप इसे बाय करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 639 का। अपसाइड इज ओपन अप टू 655। ओके, चलिए JSPL यहाँ पर अच्छा मोमेंटम। IT में खैर शानदार मोमेंटम आ रहा है अब इस समय, सेकेंड डे रनिंग अच्छे मूव्स इस समय IT में दिखाई दे रहे हैं आपको। और उसके अलावा एक और स्टॉक जो आज रेडार पर आ रहा है वो है इंडस टावर। हालांकि एग्जैक्टली यहाँ पर आके ये स्टॉक रुकता है, 168 से 169 के बीच में ये स्टॉक हमेशा रुकता है, लेकिन इस समय यहाँ मोमेंटम। और निफ्टी अब 19,627 पर इस समय अच्छे मूव्स यहाँ पर निफ्टी में। परसिस्टेंट और कुफोज मिड कैप IT में दो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, और इन्फोसिस अब ऑलमोस्ट 1450 पर आने की तैयारी कर रहा है। एक आध और स्टॉक्स को जरा रिविजिट कर लेते हैं और उसके बाद फिर बिग मार्केट वॉइसेस में जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बात करेंगे। एक बार जरा कोटक लेकर आइए। कोटक अब इस समय डे हाई पर, हालांकि खैर छोड़ देते हैं उसको, कोई बहुत ज़्यादा मूव्स है नहीं यहाँ पर। यूपीएल में इस समय एक अच्छा मूव। PI इंडस्ट्रीज, ये पूरी की पूरी केमिकल बास्केट डिस्कस करते हैं इनफैक्ट एक बार। अब जरा इस पर सचिन एक बार जरा इस पर व्यू रखिए। SRF, नवीन फ्लोरिन, UPL, PI सभी डे हाई पर इस समय। जी अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर ओवरऑल सेक्टर में काफी बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। काफी सारे जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे या एक बेरिश ट्रेंड में स्टॉक्स थे, वहां पर कहीं जाकर स्टेबिलिटी आ रही है। उसमें से SRF में तो हमने एक ट्रेडिंग लॉन्ग इनिशिएट किया हुआ है। मुझे लग रहा है 2300 के आसपास का एक पुल बैक यहाँ पर नजर आ सकता है। बस पिछले 4 दिनों का डेटा देखें तो लगातार वहां पर नेगेटिव क्लोजिंग होने के बावजूद भी एक RSI पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो ये अच्छे संकेत है कि कहीं जाकर हम बॉटम के काफी नजदीक है। एंड इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है स्टॉक यहाँ से नीचे स्विंग नहीं देना चाहिए। 2150 2160 एक अच्छा बेस नजर आ रहा है। 2300 के पार जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक मूवमेंट होनी चाहिए। एंड GNFC का हमने जो जिक्र किया है, मुझे लग रहा है वहां पर भी एक बड़ा बदलाव होने की कगार पे है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक काफी बड़ा रिबाउंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आना चाहिए। तो आई थिंक GNFC भी एक स्टॉक ऐसा है जो अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काफी कंफर्टेबली ट्रेंड हो रहा था, बट 600 के ऊपर उसने क्लोजिंग एस्टेब्लिश नहीं की थी वीकली चार्ट पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक शानदार तेजी बन सकती है। एक अच्छे कंसोलिडेशन से फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसीलिए मैंने 690 का यहाँ पर एक पोजिशनल टारगेट रेकमेंड किया है। बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 598 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है एंड 645 के टारगेट के लिए भी ये लॉन्ग पोजीशन आपको अग्रेसिवली ऐड करनी है। ओके, अच्छा एक बार जरा वो निफ्टी की जो 19,500 की कॉल है एक बार फिर से उसको फायर करते हैं एक बार और देखते हैं वहाँ पर किस तरीके के मूव्स बन रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे को काफ़ी ऑलरेडी पिटाई हुई थी उन कॉल राइटर्स की। और आज का अगर आप मूव देखें तो 19,500 की कॉल में ऑलरेडी वो और अनवाइंडिंग शुरू हुई। करीब करीब 6.5 लाख शेयर्स और यहाँ पर कटे हैं ओपन इंटरेस्ट में। करीब करीब 12-13% यहाँ पर प्रीमियम कम हुआ है, बढ़ा है 19,500 की कॉल में। अब करीब 163 रुपये यहाँ पर 19,500 की कॉल का प्रीमियम इस समय आपको दिखाई देगा। डायरेक्टर साहब फायर हो रही है क्या? ओके, टाइम लग रहा है, हाँ ठीक है, ये आ गई। एक चीज़ देखिए, ये इस समय ये 19,500 की कॉल पे मेरी स्क्रीन पर तो ओपन इंटरेस्ट कम दिखा रहा है। वैसे मेरी स्क्रीन पर तो दिखा रहा है कि ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और यहाँ पर
54 लाख शेयर्स, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ, अब सही हुआ ये अब सही हुआ है। 10% ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कम हुआ है और 55 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कम हुआ है। और दूसरी तरफ 19,600 की पुट, अब वहाँ पर बिल्डअप शुरू हो गया, करीब 71 लाख शेयर्स और 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट अब यहाँ पर हो गया है। बाकी मिड कैप इंडेक्स में एक अच्छी खासी तेज़ी इस समय आपको दिखाई देगी, तो ये भी एक इंडेक्स जो है इस समय एक अच्छे मूव दिखा रहा है। अमित सेठ, एक बार जरा फार्मा स्टॉक्स पर नजर रखिए, एक बार कोई फार्मा स्टॉक जो आपके रेडार पर आया हो। जी अनुज जी, मुझे इनफैक्ट मैं सवेरे से मेरा जो सेकंड रेडार पे था दैट इज डॉक्टर रेड्डी। मुझे डॉक्टर रेड्डी का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक शार्प रनअप था, जो पुल बैक आया इसमें उसने अपना 10 और 20 डेमा पे सपोर्ट लिया और इनफैक्ट आज एक इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही है। रेजिस्टेंस स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग है। डॉक्टर रेड्डी में एक पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 5120 के आसपास और टारगेट्स हमारे रहेंगे 5275 के। ओके, DRL आपकी स्क्रीन पे 5174 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा, कुछ स्पॉट्स करेंगे और ट्रेड, लेकिन सचिन के पास एक ट्रेड ऑलरेडी है। सचिन, क्या पे किया आपने? वीरेंद्र जी, यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में एक अच्छी शानदार रिकवरी हुई है एंड 5300 के आसपास का जो रेजिस्टेंस क्लस्टर था वो इसने पार किया है। तो मुझे लग रहा है इंट्राडे में ही लगभग अराउंड 5390 के आसपास का स्विंग बन सकता है एंड पोजिशनली 5500 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में अभी भी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 5278 पे एंड फ्रेश खरीदारी करनी है अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में। ओके, ये अपोलो हॉस्पिटल्स कुछ देर पहले ही अमित जी ने इसको पिक किया था, दैट्स डूइंग वेल और 5309 पे डी हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। अच्छा, मेट्रोपोलिस को भी देख लेते हैं एक बार। मेट्रोपोलिस क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे? सुबह पहला स्टॉक जिसका जिक्र मैंने उल्लेख किया था वो था मेट्रोपोलिस। सचिन, क्या ये स्टॉक भी, क्योंकि अब ये आप समझ लीजिएगा कि 28 जून के बाद जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसको हायर लेवल्स पे स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है और पिछली 4 कैंडल्स ये भी कह रही हैं कि ये 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को तोड़ने को तैयार नहीं है। दैट मींस ये अपनी फोर्स को रिकलेक्ट कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है। आपका टेक इस वक्त मेट्रोपोलिस पर? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में इसने जो एक फॉर्मेशन बनाई है वो एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही बनी है। तो ये वापस रिकन्फर्म कर रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को कि 1430 के आसपास जो एक बेस बना है वो काफी फर्म बेस है एंड कहीं जाकर वहां से एक जो रिबाउंड हुआ है, एक गैप अप ओपनिंग के बाद सस्टेनेबल मोमेंटम बन रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेंड में ऑलरेडी एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है एंड पैटर्न के लिहाज से अगर ये ब्रेकआउट कंसिडर करे तो लगभग मुझे लग रहा है 1560 तक यहाँ पर ट्रेजेक्टरी ओपन हो चुकी है। तो लगभग 100-125 पॉइंट की यहाँ से तेजी बन सकती है एंड मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 1445 अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो जब तक ये पर्टिकुलर लेवल होल्ड कर रहा है आई थिंक तब तक एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। 1560 मुझे लग रहा है एक पोजिशनल टारगेट होगा एंड 1445 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस लिए जा सकते हैं। चलिए फिर एक काम करते हैं, अब एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद द बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता ये जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, चलिए अब दीपन मेहता के पास चलते हैं। दीपन, गुड मॉर्निंग। दीपन, मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस समय। 10 दिन लगे हमें 19,000 से 19,500 600 तक का सफ़र तय करने में। अब क्या 20,000 की तैयारी करें और इन लेवल्स पर आपको डर लग रहा है या अभी भी फुल्ली इन्वेस्टेड रहेंगे? अनुज, गुड मॉर्निंग और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 20,000 तो अभी शायद ये महीने में ही लग रहा है और शायद तेजी के मार्केट्स ऐसे ही रहते हैं, चांस नहीं मिलता है खरीदने के लिए। दे गो अप इन अ वन लाइन सिंगल लाइन द वे वी हैव सीन जस्ट नाउ और मेरे ख्याल से इस लेवल पर भी आपको फुली इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए। थोड़ी शुरुआत ही हुई है आफ्टर मेनी मेनी मंथ्स ऑफ कंसोलिडेशन, एक ब्रेकआउट मिला है इस महीने में। मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट अच्छा लग रहा है और इस लेवल से भी और बढ़ सकता है। ऑफ कोर्स देयर विल बी एक्सेसेस ऑन वन साइड और द अदर, पर अभी समय नहीं लग रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए। अभी समय नहीं है मार्केट में प्रॉफिट बुक करने का। दीपन, आईटी में जो इस समय रैली बन रही है और खासतौर से इन्फोसिस, पिछले क्वार्टर की डिसअपॉइंटमेंट को पूरा उसने भुला दिया। नंबर्स खराब रहे लेकिन फिर भी स्टॉक्स रैली कर रहे हैं।
ये आपके हिसाब से क्या रीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या व्यू होगा? हाँ अनुज, मैं भी सुबह से सोच रहा हूँ कि इतनी बढ़िया तेजी क्यों आ रही है आईटी स्टॉक्स में। आंकड़े तो ठीक ठाक थे, वेदर इट वाज टीसीएस और एचसीएल टेक, ऐसी कोई खास बात नहीं भी है जिसके लिए हम लोग तेजी कर रहे इस सेक्टर में। बट आफ्टर सीइंग मेनी मेनी डेकेड इन द मार्केट, में इतना कह सकता हूँ कि मार्केट्स ये जानते हैं जो हम नहीं जानते हैं, और वे बहुत ही ज्यादा फ्यूचर में फॉरकास्ट कर रहे हैं। और शायद लग रहा है कि 2023 में भी है राइट ऑफ ईयर फॉर आईटी स्टॉक्स, और उसके बाद आई थिंक ट्रेंड्स काफी अच्छे रहेंगे। और मेरे ख्याल से ये जो चैट जीपीटी और एआई रीजनरेटिव, ये जो अपॉर्चुनिटीज है, ये बहुत ही बड़े अपॉर्चुनिटीज है, एंड दे कैन टर्न आउट टू बी बिग वेव्स इन टेक स्पेंडिंग, जैसे हमने देखा है। ऑफ कोर्स इट इज नॉट क्लियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पर ये जो नई डेवलपमेंट्स हुई है, दे सर्टेनली प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द लार्ज आईटी कंपनी। जैसे हमने सुना कि टीसीएस इज ट्रेनिंग 1 लाख इंजीनियर्स इन एआई, जनरेटिव एंड चैट जीपीटी, तो ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़े अपॉर्चुनिटी है, जिससे आई थिंक उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है और नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स आईटी के अच्छे हैं, जस्ट दैट द नेक्स्ट 1 or 2 quarters looks very challenging. ओके कुछ क्वार्टर्स आने वाले थोड़े चैलेंजिंग हैं, और आईटी पे आपने दीपन जी का व्यू सुना। अच्छा दीपन जी, इस बार एक सेक्टर, आई मीन ऑटो ने तो कमाल किया ही, इंसिलरी में या फिर बैटरी स्टॉक्स में लुक एट एक्साइड, क्या गजब का मूव दिया, हमारे जब बैटरीज ने पार्टिसिपेशन करना शुरू किया। बट इस बार मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल मूव आया है टायर स्टॉक्स में। लुक एट जेके टायर्स में स्क्रीन पे सडनली ये कैश का स्टॉक आया एट ऑल टाइम हाई। सीएट, अपोलो, एमआरएफ, आपके पोर्टफोलियो में था सर कुछ, या फिर अभी क्या प्रोस्पेक्टिव है इतने बड़े सब्सटेंशियल मूव के बाद टायर स्टॉक्स पे आपका? टायर स्टॉक में मेरे पास खाली एक ही स्टॉक है, दैट इज नॉट डूइंग वेल, दैट इज बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, एंड दे आर मेकिंग ओटीआर, ऑफ द हाईवे, ओटीएच, ऑफ द हाईवे टायर्स। और जो भी आपने कंपनी कही है, दे आर आई थिंक फोकस्ड ऑन इंडिया ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। देखिए, टायर इंडस्ट्री की खासियत ये है कि वो बहुत ही रॉ मटेरियल इंटेंसिव रहती है, और जब जब रॉ मटेरियल के कॉस्ट घटते हैं, वी सी एक्सपेंशन ऑफ देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, और फिर जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़िया से बढ़ जाती है। और जैसे जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टार्ट टू चर्न एंड गो ऑन द हायर साइड, तो उनकी मार्जिन स्क्वीज हो जाती है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक दे आर इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट, और ओवरऑल डिमांड भी अच्छी है। पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन की वॉल्यूम्स है वो बढ़ रही है, और जो सेकेंडरी सेल्स है टायर कंपनीज की, वो भी अच्छी तरह से अच्छी वॉल्यूम दिखा रहे हैं। एक्सपोर्ट्स के मार्केट भी कुछ कुछ खुल रहे हैं, तो आई थिंक नेक्स्ट 2-3 quarters लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर टायर कंपनीज। पर मैं इस बिजनेस को एक ज्यादा मल्टीपल नहीं दूंगा, क्योंकि ये साइक्लिकल है, और जिस हिसाब से नई कैपेसिटीज भी आ रही है, आई थिंक कंपटीशन आगे जाके बढ़ ही सकती है। तो आई वुड बी अ बिट कॉशियस एंड नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन टायर स्टॉक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जो अन्य ऑटो एंसिलरीज है, स्पेशली दोज व्हिच हैव गॉट अ गुड बैलेंस ऑफ इंटरनल कंबशन इंजिन्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आई थिंक इनमें स्कोप बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली कंपनीज व्हिच आर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, वायरिंग, या फिर इंफोटेनमेंट, सिक्योरिटी, सेंसर्स, इन सब कंपनियों में आई थिंक प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। कंपनीज लाइक सोना बीएलडब्ल्यू, और फॉर दैट मैटर मिंडा, उनो मिंडा, मिंडा कॉर्प, आई थिंक दीज आर द कंपनीज व्हिच आर द फ्यूचर एज फार एज ऑटो एंसिलरी इज कंसर्न्ड। लेकिन सर आपने जो शुरू में बात कही ना कि मेरा स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है, वो मेरे को अच्छी नहीं लगी। आपका बालाकृष्ण इंडस्ट्री सर दिसंबर 2021 में ही आप समझ लीजिएगा कि 2751 हो चुका था। मतलब जब दूसरे टायर स्टॉक नहीं चल रहे थे, आपका स्टॉक तभी चल रहा था। बट स्टिल आई थिंक ये वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई, 52 हफ्तों की ट्रैजेक्टरी के पास। अच्छा, ऐसे जैसे कि मैंने मिड कैप में बात करी, या फिर एक सेक्टर की बात करी जिसने को सेक्टर को डोमिनेट किया। अब आते हैं सर कुछ और स्पेस पे। देखिए, फार्मा अच्छा कर रहा है, हेल्थ केयर अच्छा कर रहा है, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पे क्या एक फ्रेश व्यू, फ्रेश प्रोस्पेक्टिव लेना चाहिए? मैं अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर लाल पैथलैब की मैनेजमेंट से बात कर रहा था, उन्होंने एक चीज़ बात कही जो कि आई थिंक थोड़ी सी इंप्रेस कर गई, कि भले ही क्लाइंट्स की संख्या बहुत ना हो, बट नंबर ऑफ टेस्ट विद इन दैट क्लाइंट वो काफ़ी बढ़ रही है। आपका व्यू डायग्नोस्टिक स्पेस पे, मेट्रोपोलिस पे, डॉक्टर लाल पैथलैब पे? जी हाँ, आई थिंक उनकी असेसमेंट बराबर है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बढ़िया है डायग्नोस्टिक सेक्टर के लिए, लेकिन अगर आप डायग्नोस्टिक सेक्टर्स की वैल्यूएशन देखेंगे एंड यू कंपेयर दैट वैल्यूएशन टू अदर हेल्थ केयर स्टॉक्स, स्पेशली द हॉस्पिटल स्टॉक्स, एंड
forget about maybe Apollo Hospitals जो बहुत ही high price to earning multiple पर trade कर रहा है because of various reasons. But other hospital stocks are available at far cheaper valuation than the diagnostic companies. और अगर हेल्थ केयर में स्पेंड्स बढ़ने वाले हैं तो हॉस्पिटल स्टॉक्स आल्सो शुड डू वेरी वेल. और पिछले 2-3 तिमाही से आप देखेंगे तो हॉस्पिटल स्टॉक्स आर कमिंग विद वेरी गुड नंबर्स. उनकी ऑक्यूपेंसी यानी कि यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ रहे हैं, जो एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट है वो भी बढ़ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा आई थिंक इलेक्टिव सर्जरीज कर रहे हैं पोस्ट कोविड. सो मैं हेल्थ केयर सेक्टर को आई वुड लाइक टू प्ले इट टू दी हॉस्पिटल स्टॉक्स लाइक नारायण रुद्रालय है या फिर मैक्स हेल्थ केयर है. आई थिंक दीज आर ऑल ग्रेट कंपनीज अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशन. फोर्टिस है आई थिंक अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशंस, और दे आर एक्सपेंडिंग इन अ सेंसिबल मैनर. माने दे आर ग्रोइंग स्टेडीली और एक एक एसेट्स को पहले प्रॉफिटेबल कर रहे बिफोर सेटिंग अप न्यू एसेट्स. Risk return ratio is favorable. So I would like to play the healthcare sector through hospitals rather than diagnostics, जहाँ पर last 2-3 quarters have been very, very weak, और price to earnings multiple certainly doesn't justify buying at these levels. ओके दीपन, जी पर क्या हुआ है आपका? ये आपने ट्रैक किया इस कंपनी को. फाइनली अब क्या मार्केट ये मान के चल रहा है कि अब ये मर्जर शायद होगा और ये फेवरेबल रहने वाला है आगे जाकर? मनोज, इतने सारे स्टॉक्स है, आई थिंक व्हाई वुड यू लाइक टू बाय इनटू जी जहां पर इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, और मर्ज होने के बाद भी क्या उसके प्रोस्पेक्ट्स होंगे वी डोंट नो. द ओटीटी ऑफरिंग ऑफ जी as well as Sony is not amongst the top 1 or 2. The best offering, the best OTT players are either Netflix or Hotstar, और पूरी जो ट्रेंड हो रही है एंटरटेनमेंट में that is going towards OTT, and also these channels do not have exposure to the sports channels as well. So I'm not that optimistic on Z. देखिए वैल्यू बाय तो है, कभी भी स्टॉक्स बढ़ सकते हैं. That is true for Sun TV also. अगर आप देखेंगे I think available at very very reasonable valuations. पर जब भी इनके नतीजे आते हैं इतनी डिसअपॉइंटमेंट रहती है कि you don't feel like buying them at any level. So I would say avoid Z Entertainment at these prices. I know it is attractive. Also मैं जानता हूँ कि शायद ट्रेडिंग रैली में ये 10-15% बढ़ भी सकता है, पर I like to think long term over next 2 to 3, 5 years, और 3 to 5 years में मेरे को Z के इतने अच्छे prospects नहीं दिख रहे. I think there are many other plays within the entertainment space. ओके जी एंटरटेनमेंट पे अगर आप देखें, आप कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं रखते, अवॉइड कैटेगरी में फॉर द टाइमिंग. मीडिया स्पेस में ये दीपन जी का व्यू. दीपन जी, जोमेटो आपने इस पे हमेशा लोअर ट्रेजेक्ट्री पे भी अपना कन्विक्शन जाहिर किया है, और मल्टी मंथ स्पेंड करने के बाद मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जुलाई 22 और शायद जनवरी 2022 अप्रैल 2023 तक आते आते इसने एक टाइम स्पेंड किया 50-60 की ट्रेजेक्ट्री में. आपका कन्विक्शन बना रहा. क्या लोअर लेवल्स पे ऐड किया आपने? क्या वो 60, 50, 75 या स्टिल दैट ट्रेजेक्ट्री ऑफ 81 ये एडिशन करने लायक ट्रेजेक्ट्री है आपके मुताबिक, या फिर आपने किया हो तो? Generally, I don't like to average at a lower level. Or Zomato, I think, has worked out well recently, purely on account की management की focus रही है कि they get into profit zone. और definitely जो food delivery business है, जैसे जैसे उसकी scale बढ़ेगी, I think it will contribute solidly in terms of profitability. लेकिन जो quick commerce है, उनकी Blinkit जो उन्होंने acquire की थी, that may still be a drain, but let us see that is also how the management की क्या strategy रहती है to turn it profitable. That we would like to wait and see. और जो सभी जो 1-1.5 साल पहले जो प्लेटफॉर्म कंपनीज आई थी, आई थिंक Zomato और Paytm certainly has been the 2 most impressive stocks. और उनकी खास बात यह है कि जब भी मैनेजमेंट आती है आपके चैनल पे या किसी मीडिया के साथ या एनालिस्ट के साथ बात करती है, दे आर सॉलिडली फोकस ऑन टर्निंग इट प्रॉफिटेबल. और उनके जो आंकड़े रहते हैं, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स रहते हैं, वेदर इट्स सब्सक्राइबर ग्रोथ और लोन ग्रोथ और एनी ऑफ द अदर नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, ये हमेशा सुधरते दिखते रहते हैं. दे आर शोइंग गुड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट्स. और अगर यही ट्रेजेक्ट्री चलती है, then I think next 2-3 years they could be great performers and they could be solidly profitable as well. ओके ठीक है. तो ये इस समय व्यू आपका कुछ स्टॉक्स को लेकर, लेकिन एक बार जरा मार्केट को लेकर आते हैं. अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई है यहाँ पर 19,610 अब इस समय निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी में हल्का सा नॉक आया है. दीपन, HDFC बैंक पर अब क्या व्यू होगा इस कंबाइंड एंटिटी? देखिए आज नतीजे आ रहे हैं, so I want to watch the numbers and then maybe take a call. But I think there's no problem in the medium to long term for HDFC Bank.
और मेरे ख्याल से अगर नतीजे ठीक ठाक आते हैं और मैनेजमेंट ने ये एस्पिरेशन दिया है कि दे वुड लाइक टू डबल द बैंक एवरी 4 years, यानी कि दे आर टारगेटिंग 18% टाइप ऑफ क्रेडिट ग्रोथ. If they're able to achieve 18% credit growth, I think it'll be phenomenal effort and it'll be fantastic for shareholders. तो I'm keeping my fingers crossed. लगता है कि शायद काफी सालों के अंडरपरफॉर्मेंस के बाद HDFC Bank can certainly deliver good growth going ahead. और अभी जो मर्ज एंटिटी की जिस हिसाब से वेटेज रहेगी सेंसेक्स निफ्टी में, आई थिंक दैट इफ यू आर बेंचमार्किंग योरसेल्फ अगेंस्ट दीज इंडाइसेस, तो आपको HDFC बैंक तो लेना ही पड़ेगा. इट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर टॉप 5 होल्डिंग्स. And from that point of view also, I think a lot of liquidity may flow into the stock. So generally very positive on HDFC Bank. But as I said, I think I would say I'm a bit prepared for slightly weak numbers for the June quarter, क्योंकि उनकी जो pre-quarter release थी वो इतनी ज़्यादा optimistic नहीं थी. ओके दीपन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए. चलिए फिर वीरू और मुझे दीजिए इजाज़त. मार्केट इस समय ऑब्वियसली ऑलमोस्ट एट डेज हाई, फ्रेश ऑल टाइम हाई, और आगे का सिलसिला चलाने के लिए नीरज जी कहाँ गए? नीरज जी गए एक शूट के ऊपर. चलिए, तो नीरज जी की जगह सुमित आज ट्रेडर्स हॉटलाइन का काम संभालेंगे. सुमित, ओवर टू यू और बेस्ट ऑफ लक. मतलब मार्केट लास्ट आवर तक भी ऑल टाइम हाई पे वापस आपको मिलेगा आज, क्या लगता है? लग तो रहा है, लेकिन इन लेवल्स पर अब मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग नहीं है. वेट करना पड़ेगा अब आपको. वो ट्रेन निकल गई है, अगली ट्रेन का वेट करिए. मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप तो मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ी तेजी है. मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ी तेजी है. अभी भी लोग डरे हुए हैं. ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि मार्केट में अभी भी रैली है. चले, तो ये तेजी जो है वो शायद बनी रहे अब, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रखिएगा क्योंकि ऊपर के लेवल आ चुके हैं, तो नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर रहेगा. लेकिन हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग अभी भी शायद कंटिन्यू करेगी. आगे भी बातचीत करेंगे. बहुत